नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं मेजर साहब का वीडियो है। वीडियो का टाइटल है भाई कि इंडियन डिप्लोमेसी इज ऑन टॉप। इंडियन डिप्लोमेसी इज फादर ऑफ द ऑल डिप्लोमेसीज। तो जी, भारत जो है वो डिप्लोमेसी का बाप है, बाप। चलिए वीडियो देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, जिस तरीके से भारत का डिप्लोमेटिक डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन काल में मैं भारत की इतनी तरक्की देखूंगा। टचवुड कहना चाहता हूं, नजर न लगे भाई, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया भारत को देख रही है और जिस तरीके से भारत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना भाई, लीप्स एंड बाउंड्स भारत प्रोग्रेस कर रहा है, बिल्कुल एकदम जबरदस्त शेर की तरह दौड़ रहा है भारत। वो दुनिया को चौंका देने वाली स्पीड है और जिस पावर और अथॉरिटी से भारत काम करता है। दोस्तों, एक जमाने में जब लोग कहते थे ना, मतलब एक जमाना क्या, 2-3 साल पहले, यार ये पुराना भारत नहीं है ना, मुझे शुरू में ये लगा कि ये लोग कहते हैं क्योंकि देश के बारे में अच्छा सबको लगता है कि देश के बारे में अच्छा बोलो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है यार। ये बात बिल्कुल सच है कि ये पुराना भारत नहीं है। ये जिस अग्रेशन के साथ भारत चला है, जिस सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ भारत चला है, मैं पहले आपको एक अच्छी खबर सुनाऊंगा, फिर एक एनकाउंटर के बारे में बताऊंगा। ये वो वाला एनकाउंटर नहीं है पुलिस वाला, ये दूसरा वाला एनकाउंटर है, लेकिन आप सुनिएगा। अच्छा, यूपीआई जो है अब ग्रीस में चलेगा। ये डील साइन हो गई है। ये एमओयू साइन हुआ था रादर, जिसमें एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके सीईओ रितेश शुक्ला थे, यूरो बैंक के सीईओ फोकियोन कैरावेस थे और अदर ग्रीक ऑफिशियल्स थे वहां पे जो यूनान से आए थे। ये लोग ऑफिशियल्स थे वहां पे। और रेलवे मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने शेयर करा ये कि अग्रीमेंट इंडिया और ग्रीस के बीच में हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अश्विनी वैष्णव जी ने ट्वीट करा इस चीज को। अब ये है क्या? देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे देश हैं जहाँ पे यूपीआई यूज़ होता है, जैसे कि श्रीलंका में यूज़ होता है, हाल फिलहाल 3-4 दिन पहले हुआ है। मॉरिशस में यूज़ होता है, वो भी रिसेंट है। फ्रांस में यूज़ होता है, लेकिन सिर्फ आईफल टावर के पास, पूरे फ्रांस में नहीं हो रहा। अभी आईफल टावर के आसपास यूपीआई यूज़ हो रहा है। यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, सिंगापुर में हो रहा है, भूटान में हो रहा है, नेपाल में हो रहा है। ये कुछ देश हैं जहाँ पे अभी हो रहा है। फ्रांस में लोकल। ग्रीस पहला यूरोपियन देश बन जाता है जिसमें पूर्ण रूप से यूपीआई चलेगा। अब आप अपना फ़ोन ले जाइए, ग्रीस जाइए, छुट्टी मना के आइए, पेमेंट करनी हो, ठक 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 यूपीआई डन। ये इन्होंने कर दिया। ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है दोस्तों। यानी कि यूरोप में आपको फुटहोल्ड मिल गया। जैसा मैंने बताया, फ्रांस में काम करता है यूपीआई, लेकिन सिर्फ आईफल टावर और उसके आसपास के एरियाज में काम करता है, पूरे फ्रांस में काम नहीं करता। ग्रीस में, पूरे ग्रीस में काम करेगा। तो क्या आपको लगता है, ऐसा लिखिएगा कमेंट्स में, क्या आपको लगता है कि जैसे जिस तरीके से ग्रीस में यूपीआई आया, हम सोच सकते हैं कि 8-10 और देश 1-2 साल में और इसको अपना लेंगे? क्या आपको लगता है ऐसा? मुझे तो ऐसा लगता है। इसमें क्या होगा कि फिर वो डी डॉलराइजेशन की तरफ, डी कपलिंग फ्रॉम द डॉलर की तरफ भारत जा रहा है। और भारत ये कह रहा है कि यूएस डॉलर क्यों चाहिए, यूपीआई से करते हैं, आप हमें अपने पैसे दो, हम आपको अपने पैसे देते हैं, कहानी खत्म। आफ्टर ऑल इट्स जस्ट अ डिजिटल करेंसी ना। वो डिजिटल करेंसी, आपको फिजिकल आजकल नहीं रखने की जरूरत है, दैट्स अ डिजिटल करेंसी। तो ये भारत ये बातें इनसे कर रहा है दोस्तों। अच्छा देखिए, इसके लिए एक वोस्त्रो अकाउंट खोला जाता है ग्रीस के बैंक का। वोस्त्रो अकाउंट हमारे यहाँ, हमारे बैंक का वोस्त्रो अकाउंट ग्रीस में खुल जाएगा और पेमेंट लेन देन होने लगेगी। इससे आपका खर्चा कम बचेगा, मतलब खर्चा कम होगा, सुविधा ज़्यादा मिलेगी। मैं अगर ग्रीस जाता हूँ तो मुझे टेंशन नहीं रहेगी कि यार डॉलर एक्सचेंज करने हैं तो डॉलर चाहिए, तो ये चाहिए, तो वो चाहिए। अरे भाई, फ़ोन निकालो, स्कैन करो, पेमेंट करो, मस्त पूरा ग्रीस घूमो। और ग्रीस, आप पता नहीं कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि ग्रीस को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है। देखिए, ग्रीस से हमारे हजारों साल पुराने संबंध हैं। अब पता नहीं नए लोगों को कितना पता होगा, ग्रीस से हमारे संबंध जो हैं वो सम्राट अशोक के टाइम के हैं, उससे भी पहले के हैं। हेलेना जाके आप सर्च करिएगा, सेल्यूकस, हेलेना, फिर जो मौर्य एम्पायर था वो, आई थिंक बिंदुसार की माँ थी शायद हेलेना। आई थिंक, जहां तक मुझे याद है, बिंदुसार की माँ थी। थोड़ा शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, बिंदुसार की माँ थी जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो यूनान से हमारे संबंध बड़े पुराने हैं, लड़ाइयाँ भी हुई हैं यूनान से। पहले तो यूनानी हमले करते थे ना, तो खैर, लेकिन अब ज़माना वो नहीं है। अब सब लोग अपने अपने हिस्ट्री से सीख ले ली हमने।
ग्रीस जो है वो यूरोप का गेटवे बन रहा है हमारे लिए, और जो हम ये मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बना रहे हैं, आपको याद होगा कि जो यूएई और बाकी लोग उसमें शामिल हैं, उसमें ग्रीस बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उसमें इजराइल है, इजराइल के बाद जो पोर्ट है अगला वो ग्रीस का पोर्ट है। तो ग्रीस हमारे लिए गेटवे बनेगा यूरोप का, और यूरोप के लिए ग्रीस बनेगा गेटवे इंडिया का या एशिया का, कह लें इंडिया का, मान लीजिए इंडिया का गेटवे बनेगा। और ये आने वाले दिनों में ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का काम होने वाला है, मतलब उस लेवल का काम होने वाला है। और जहां तक रही यूपीआई की बात, तो यूपीआई देखिए बहुत सारे देशों ने इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। जापान में आपको खबर मिल सकती है कभी भी कि जापान ने भी डील कर ली है भारत सरकार के साथ, और वहां भी यूपीआई का सिस्टम चालू हो जाएगा। भारतीयों के लिए भी फायदा होगा, जापानीज के लिए भी फायदा होगा। तो बहुत जल्द आपको हो सकता है खबर मिल जाए वहां से। और मैं फिर कह रहा हूं, यूपीआई गेम चेंजर होगा इंडिया के लिए और इंडियन इकोनॉमी के लिए। मैनेजमेंट, सेटलमेंट, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन द रिस्पेक्टिव टेरिटरी, ये भी अग्रीमेंट का हिस्सा है जो साइन करा था ग्रीक एम्बेसी में। और इसमें यह था कि जाहिर सी बात है, अगर मैं अपने ग्रीक काउंटर पार्ट को पैसा देता हूं, अगर डिस्प्यूट होता है हमारे बीच में कि नहीं मैंने पैसा दे दिया, नहीं जी आपने इतना पूरा नहीं दिया, आपने आधा दिया, आपको और देना था, वॉट एवर द केस में भी, तो उसके लिए भी एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म भी बना ली और उस डॉक्यूमेंट पर भी साइन हो गया। यानी कि पुख्ता तौर पे, मुकम्मल तौर पे पूरा एक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है किस तरीके से पूरा एक देश भारत का यूपीआई अपना रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज भी यूपीआई अपनाएंगी, क्योंकि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना यूपीआई की, ये फ़ायदेमंद हो सकती है सबके लिए। ये ज़िंदगी कितनी आसान बना देती है। आपके जेब में बैंक है यार, आपको एटीएम जाने की ज़रूरत नहीं, आपके जेब में बैंक है। अब एटीएम जाना लोगों ने कम कर दिया है क्योंकि कैश की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी पूरी इकोनॉमी डिजिटलाइज हो गई, और यहां पे जब बड़े बड़े लोग भारत में आते हैं, देखते हैं कि यार जो ये बात सही है। लास्ट टाइम मैं एटीएम कब गया था मुझे याद ही नहीं है। आप सोचिए, लास्ट टाइम मैं एटीएम कब गया था, कब गया था यार एटीएम यार, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा, जबकि मेरे घर के नीचे ही एटीएम है यार, 3-3 एटीएम है मेरे घर के नीचे। हाँ, मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम मैं एटीएम कब गया था। एटीएम की जरूरत ही नहीं पड़ती, कैश की जरूरत ही नहीं पड़ती यार, क्योंकि रिक्शे वाले से लेकर, सब्जी वाले से लेकर, और बड़ी बड़ी सारी पेमेंट सारी मेरी यूपीआई के थ्रू हो जाती है भाई, सारी। जो पान वाला है उसके पास ये है, चाय वाला है उसके पास यूपीआई का कोड है। मैं खुद यूपीआई यूज करता हूं, आई यूज यूपीआई, इट्स एब्सोल्युटली सेफ, इट्स सुपर फास्ट, इट्स ट्रांसपेरेंट। ग्रीस ने देखा, ग्रीस ने बोला बल्ले बल्ले यार, वो बड़ी बढ़िया चीज़ है। हाँ, कुछ देश होंगे जिनको ईगो प्रॉब्लम होगी, ये बात तय है यार, उनको बुरा लगेगा कि भारत से हम ले लेंगे, क्यों नहीं यार, हम तो वेस्टर्न कंट्रीज हैं। सो दे माइट फील अदरवाइज, बट दे हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग यूपीआई। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैंने बोला था ना कि एक एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर किसका हुआ दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एनकाउंटर हो गया थाईलैंड के जो एम्बेसडर टू द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्बेसडर थे, पिमचनॉक वॉनकॉर्पोन पिटफील्ड। नाम याद करते करते ही इसका एपिसोड का समय खत्म हो जाएगा, नाम इतना खतरनाक है देखो। पिमचनॉक वॉनकॉर्पोन पिटफील्ड, ये इनका नाम है, थाईलैंड के एम्बेसडर। तो ये लेडी हैं, शी इज लेडी, और इन्होंने कमेंट कर दिया भारत के राइस प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के ऊपर। ठीक है, और इन्होंने भारत के राइस प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के ऊपर ये बोल दिया कि साहब, मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको, कि राइस प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम एट एमएसपी है, जो एमएसपी भारत देता है, वो इसका एम है एक्सपोर्ट मार्केट कैप्चर करने का, ना कि पब्लिक का भला करने का। इसने भारत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया, इसने भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, भारत ने लगाए 3-4 इसको थप्पड़ अच्छे वाले। मेटाफोरिकली बोल रहा हूँ, आप ये मत सोच लेना कि किसी ने जाके एक्चुअली इसकी कुटाई कर दी, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन भारत ने बड़ा स्ट्रॉन्ग एक प्रोटेस्ट लॉन्च करा, थाईलैंड की सरकार को बोला कि यार ये कैसे नमूने भेजते हो, तुमने ऐसे जोकर भेज रखे हैं यार, ये हमारे बारे में ऐसी बातें करते हैं। अच्छा, आज की तारीख में भारत से पंगा लेने में सब डरते हैं दोस्तों। एवरीबडी इज अफ्रेड ऑफ ऑफ रबिंग इंडिया द रॉन्ग वे। भारत ने बोला इमीडिएटली इसको, मैं फिर से लेडी का नाम बताता हूं, पिमचॉक वॉनकॉर्पोन पिटफील्ड। तो पिमचॉक छोड़ो, पिमचॉक को यह बोल दिया कि भाई तुम वापस आ जाओ,
और ये भारत ने शिकायत करी, डब्ल्यूटीओ के जो चीफ हैं उनका नाम है नगोजी ओकोंजो इवेला। क्यों शिकायत करी यार, ये नाम देख के मैं होता तो मैं शिकायत ही नहीं करता, इसका नाम ही प्रोनाउंस नहीं हो रहा मुझसे, नगोजी ओकोनोजा इवेला। तो नकोजी ओकोजो इवेलेला ने पिमचॉक, वॉन कॉर्पोन, पिटफील्ड को बोला कि तुम वापस चले जाओ भाई, और उनकी सरकार ने उनको वापस बुला लिया। समझ रहे हैं मेरी बात? इंडियन नेगोशिएटर्स रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट। जब उन्होंने बोला कि भैया ये वॉन कॉर्पोन जो भी है ये, अगर ये बैठी रहेगी तो हम लोग इसमें पार्ट नहीं ले रहे, फिर इंडिया जा रहा है यहां से। महफिल तितर बितर हो गई वहां पे। अब लोगों को डर लगा, डब्ल्यूटीओ की मीटिंग है और उसमें अगर भारत हिस्सा न ले तो बॉस उसकी क्रेडिबिलिटी फिर बहुत कम रह जाती है। देन दैट क्रेडिबिलिटी बिकम्स वेरी लेस। तो लोगों ने फिर काफी मनाया बोला भारत को कि ठीक है, दिस ऑफेंडिंग डिप्लोमेट फ्रॉम थाईलैंड विल बी थ्रोन आउट। तो उसको बोला कि तुम वापस रिपोर्ट करो, थाईलैंड की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में तुम रिपोर्ट करो और मुंह बंद रखना और मीडिया से कोई बात मत करना। और अब थाईलैंड दूसरे बंदे को भेजेगा जिसके साथ भारत आगे बात करेगा। दोस्तों एक छोटी चीज आखिरी आपको बता दूं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, शायद बहुत सारे लोगों की नजरों से न गुजरी है, मेरी नजरों से भी गुजरी। ये बताता है कि भारत से आप पंगे मत लीजिए। पंगे इन द सेंस कि रॉन्ग सेंस में, कि आप भारत को बुली नहीं कर सकते, कि आप अपनी अकड़ दिखाकर और कुछ भी बोल के चले जाएंगे और भारत सुन लेगा, यह पॉसिबल नहीं। हाँ, अगर सही बात आपने बोली है, आपकी बात सुनी जाएगी, उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन अगर आप हमें धमकाने वाले अंदाज में, आप हम पर दादागिरी दिखाने वाले अंदाज में काम करेंगे तो बॉस सॉरी, आपकी बैंड बजनी तय है। बिल्कुल। ये मैंने टीसीडी में कवर करी थी, जो मॉरिशस गए थे मोदी जी। हम डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं ना भारत की, तो मैंने 3 खबरें ली हैं डिप्लोमेसी की बात। मॉरिशस है कहां पे? मॉरिशस है अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका को अगर आप पूरा देखेंगे तो नीचे की ओर मेडागास्कर के बिल्कुल साइड में है। और मॉरिशस में हमने हवाई पट्टी बनाई है, मॉरिशस में हमने कई सारी चीज़ें, कई सारे प्रोजेक्ट्स, और मॉरिशस में मोदी जी ने कई सारे प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करे वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ। तो वहाँ के लोग तो बड़े खुश हैं। और क्यों ना हो 1729 में दोस्तों, 1729 में हजारों की तादाद में बिहार और उत्तर प्रदेश से वहाँ पे लेबर गए थे शुगर केन का कल्टीवेशन करने के लिए, गन्ने की खेती के लिए। अंग्रेज पकड़ के ले गए उनको और मॉरिशस में जाके उनको डाल दिया, अपने घर बार उन्होंने छोड़ दिया और वहां पे जाके सेटल हो गए। आज की तारीख में वो लोग मॉरिशस में, दे आर मोर देन 70% ऑफ द पॉपुलेशन। पता है आपको, 70% आबादी है। तो मॉरिशस हमारे लिए देखिए ऐसा नहीं है कि अगर कुछ समय के लिए, नॉट परमानेंटली, कुछ समय के लिए चाइनीज आके बैठ गए मालदीव्स में और इंडियंस को बोल रहे हैं कि इंडिया आउट की कैंपेन चला। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया आउट है। इंडिया मालदीव्स को वापस लेके रहेगा चाइनीज से, और इंडिया के पास 10 और ऑप्शन है। ये इंडिया ने औकात दिखा दी दुनिया को। और दोस्तों वहां पे बनना है मिलिट्री बेस, नेवल बेस बनेगा। मॉरिशस ऑलरेडी है, उसको एक्सपेंशन करने की बात चल रही है। तो दोस्तों ये थी पूरी बातचीत। और आपको ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो नीचे कुछ चल रहा है शायद, आई डोंट नो किस लिए बज रहा है, खैर कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा बेयर कर लीजिए। मालदीव के बारे में जो मेजर साहब ने कहा है ना, देखिए बड़े लोग खुश हैं कई, देखा मालदीव ने आंखें दिखा दी, तो मालदीव ने भारत की बाह मरोड़ दी, तो जी ये कर दिया, तो जी वो कर दिया। लेकिन भाई लोगों, आप लोगों को बात एक समझ में नहीं आती है। ठीक है, सरकारें आती जाती रहती हैं, ठीक है, नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन देश वहीं रहता है, देश के लोग वहीं रहते हैं। ठीक है, अभी एंटी इंडिया वाले गुट की पावर ज्यादा है, इट्स ओके, रिलीजन का उस पर मुलम्मा चढ़ा दिया गया, इट्स ओके, लेकिन कब तक? असर दिखने शुरू हो गया ना मालदीव्स को, और चाइना भी कब तक करेगा? पास के दोस्त से ज्यादा, सॉरी, पास के दुश्मन से ज्यादा दूर का दोस्त मदद नहीं करता है। आप समझ रहे हैं? पास का दुश्मन ना, कहते हैं कि पास का दुश्मन जो है वो दूर के दोस्त से बेहतर होता है। मालदीव्स अभी चूंकि वो मजहबी ब्लाइंडनेस के शिकार हुए हैं, उनको लगता है कि वो अच्छा रुको दिखाता हूं यार इसको मैं भारत। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आज मुइज्जू की चल रही है, कल किसी और इज्जू की चलेगी, फिर क्या होगा? और जो माहौल बन रहा है मालदीव्स में,
साल 2 साल की बात है, 4 साल की बात है। और नहीं भी होगा तो कहां कहां कब तक भागेगा, कब तक? 76 साल से पाकिस्तान ने पंगा लिया हुआ है। आज पाकिस्तान की हालत देखिए आप, क्या है पाकिस्तान की हालत। वहां डेमोक्रेसी की हालत खराब है, पैसे नहीं है, इकोनॉमी डूबी हुई है, महंगाई चरम पर है, गरीबी 40% से ऊपर बढ़ चुकी है। तो 76 ईयर्स में भारत से पंगे लेकर पाकिस्तान ने क्या हासिल किया? हाँ, खुद की कौम में जी हम दादा हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। अबे लेकिन भूखो तो मर रहे हो, मर तो भूखे रहे हो ना। अब कई लोग ऐसा कहेंगे नहीं हम तो भूखे नहीं मर रहे, नहीं मर। तुम्हें आइडिया नहीं है, जिस लाहौर में, जिस फैसलाबाद में, जिस रावलपिंडी में, जिस इस्लामाबाद में रहते हो, उससे जरा बाहर निकलो। ये पाकिस्तान का 110 भी नहीं है। बाहर निकलो और देखो कि क्या हो रहा है लोगों के साथ। सड़कों पर निकलो, उन रिक्शा वालों से पूछो और रेडी लगाने वालों से पूछो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि असली खेल क्या है। और जब मैं कहता हूं कि लोग भूखों मर रहे हैं तो लिटरली भूखों मर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को बात समझ में नहीं आएगी, वैसे मोइजू को बात समझ में नहीं आ रही। तो जब तक नहीं समझ में आ रही तो भाई हालत रहेगी ऐसी। पैसे खत्म हो जाएंगे, चाइना आपको डेट देगा, आपको अपने जाल में फंसाएगा, लोग बाद में समझ जाएंगे, लोग फिर उतर जाएंगे, फिर मोइजू को खींच के पता नहीं उसका कुछ भी कर हो सकता है। लेकिन देखिए जो 2 खबरें थी ना, एक तो यूपीआई का ग्रीस में जाना, इट्स अ माइलस्टोन फॉर आवर इकोनॉमी, फॉर ग्रीस और फॉर यूरोप। और दूसरी खबर जो वो थाईलैंड वाले की बजाई गई है, वो तो खबर दब गई है। लेकिन यकीन मानिए कि दुनिया में जो मैसेज गया है ना, मैसेज यही है कि भारत के साथ आप लॉजिकली पेश आइए, भारत के साथ आप अच्छे तरीके से पेश आइए, सच्चाई पर पेश आइए। अगर आप भारत के खिलाफ साजिशें करेंगे, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश करेंगे, भारतीयों को कहीं से प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे, तो भारतीय थप्पड़ नहीं मारेंगे, सीधे लात मारेंगे, लात। क्योंकि हम गलत रास्ते पर नहीं हैं। तो हमारी ईमानदारी को चैलेंज मत करिए आप, हमारी ईमानदारी को चैलेंज मत करिए। वरना अभी राइस बिल्कुल बंद कर देना तो WTO की भी बैंड बजेगी और यूएन बाप बाप वैसे ही चिल्ला रहा है, समझे? कि हमें व्हीट भी दे दो, हमें राइस भी दे दो, अब ऐसा मत करो, बैन मत लगाओ, ये मत करो, वो मत करो। और थाईलैंड की सरकार जानती है कि इंडिया, दुनिया के लिए छोड़ दीजिए, थाईलैंड के लिए क्या मायने रखता है। कल्चरली भी हम लोग जुड़े हुए हैं ना। अभी मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं। भारत ने अभी भगवान बुद्ध के से जुड़े रिलिक्स जो हैं वो भेजे थाईलैंड में। थाईलैंड जो है बौद्ध देश है और खुद वहां के जो राजा हैं अपने पूरे परिवार के साथ उन भगवान बुद्ध के उन रिलिक्स का दर्शन करने आए। फिर उसको बाकी लोगों के लिए खोला गया। पूरे बैंकॉक में भीड़ लग गई है उन रिलिक्स को देखने के लिए। तो जो लोग वहां पहुंच रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो जानते हैं कि ये रिलिक्स किसने भिजवाए हैं। और किसी बौद्ध कंट्री के लिए भगवान बुद्ध से जुड़ी चीजें, भाई उससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती ना। तो पूरा थाईलैंड जानता है कि भारत उनके लिए क्या महत्व रखता है, और कल्चरली भी और रिलीजियस भी भारत उनके लिए क्या है। भारत उनके लिए गुरु की भूमि है। भगवान बुद्ध हमारे यहां ही पैदा हुए, हमारे यहां ही ज्ञान प्राप्त किया। आज पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध के चर्चे हैं। तो थाईलैंड वाले जानते हैं कि भाई वो हमारे भगवान की धरती है, तो भगवान की धरती के खिलाफ तो वो काम नहीं करेंगे ना कभी। और वो भी ये जानते हुए कि भारत कभी थाईलैंड के खिलाफ काम नहीं करेगा। ऊपर से आप देखिए कि टूरिज्म कितना जाता है भारत से थाईलैंड, इसको भी तो देखिए, कारोबार भी तो देखिए। तो जाहिर सी बात है कि अब किसी एक ने इधर तो टेंटा किया तो थाईलैंड की सरकार तो बोलेगी कि अबे क्या ये बकवास कर रहे हो, भारत के साथ पंगे लोगे, चलो इधर आओ बेटा, वो जल्दी निकलो। तो ये चीज़ है। वीडियो बताइए आप लोगों को कैसा लगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।